के, एक में मेंस के, एक में मैंने चिल्ड्रन के, और एक अपन ने कुछ डायमंड्स के बना रखे यहां पर, डायमंड आइटम्स, और यहां पर गोल्ड और सिल्वर विमेन, गोल्ड और सिल्वर मैन, और गोल्ड और सिल्वर चिल्ड्रन, और डायमंड्स के 4 सेक्शन बने हुए मेरे शोरूम के अंदर। बहुत पुरानी 1800 समथिंग की पुरानी स्टोरी लिखी हुई है, जब अपने पास इतने ज्यादा सेल फोन्स वगैरह नहीं होते थे। अर्ली 90s मान लो आप, ठीक है, अर्ली 90s, जैसे 1950 समथिंग की है, जब फोन वगैरह की इतनी अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ज्वेलरी शोरूम था, ज्वेलरी शोरूम में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। आगे बात समझ। आज तो अपने पास क्या है, सीसीटीवी कैमरेज हैं, अपन जाते हैं हर जगह कैमरे लिखे हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है दिस इज इन द सर्विलेंस ऑफ कैमरा एंड दिस एंड दैट। अब होता क्या है, यहां पर एंट्री करता है एक चोर, और वो चोर मेरी एब्सेंस में वुमेन्स स्टैग से और मेंस वाले स्टॉल से, चिल्ड्रन वाले स्टॉल से और डायमंड वाले स्टॉल से खरीदने की नजर से जाता है, और चारों स्टॉल पर घूमता घूमता कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ कुछ ज्वेलरी क्या करता है, चुरा लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, सेलेक्ट करके वो बैग में डाला लेता है। फिर जब उसकी बारी आती है बिल करने की, तो वो बिल ना कर करके गन वन दिखाकर वो चोर ज्वेलरी को लेकर क्या हो जाता है, वहां से रवाना हो जाता है। अब यहां पर मेरे खुद के आदमी बैठे हुए होंगे, सेल्समैन, ABCD, रामलाल, श्यामलाल, सुंदरलाल और एक लाल पीला, 4 आदमी मैंने रखे हुए थे सेल्समैन के रूप में, और उन चारों आदमियों से वो क्या करके गया, चोरी करके गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये हादसा होगा, सबसे पहले पुलिस को बुलाया जाएगा। पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले इन ABCD को बिठा लेगी इंट्रोगेशन के लिए। तुम आओ, सबसे पहले ABCD को बिठा लिया इंट्रोगेशन रूम में। अब ABCD को इंट्रोगेशन रूम में बिठाने के बाद क्या होगा, इन ABCD से जो चोर है उस चोर के हुलिये के बारे में पूछा जाएगा। उस चोर का इनसे प्रॉपर्टीज लिखवाई जाएंगी, गोरा था, काला था, फेस का क्या स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये स्टोरी लिखनी नहीं है, ऐसा मत करना कि बनाने लग जाओ, दिमाग में रखनी है स्टोरी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज चोर की A, B, C और D से नरेट करवा लेंगे। फिर उन प्रॉपर्टीज को देखकर उसका क्या करेंगे, एक स्केच ड्रॉ करेंगे। गोल चेहरा था, यहां से थोड़ा गंजा, पकौड़े टाइप नाक, बड़ी बड़ी आंखें, गंदे से दांत, कान का हुलिया, यहां से गंजा है, बाकी तरफ बाल हैं। गर्दन के बारे में बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी। काफी खुशी हो रही होगी ऐसा स्ट्रक्चर देख के, नहीं, चोर का मस्त सा। फेस पे राइट हैंड पे स्कार है, आंखें ऐसी हैं, आईब्रोज इस तरीके से हैं, जॉ लाइन इस तरीके से पैनी सी है, मूंछें उसने ऐसी रखी हुई थी, दांत 2 टूटे हुए थे, दांत के बीच में एक दांत सोने का या चांदी का था, यहां पर कुछ बाल थे, यहां पर एक मोल हो रखा था, सर पे मस्सा हो रखा था। तो सारी प्रॉपर्टीज वो A, B, C और D वाले सेल्समैन से जुटाकर वो क्या करेंगे, एक मोस्ट प्रोबेबल स्केच तैयार करेंगे, किसका, चोर का। क्या ये चोर का रियल फोटो है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या ये चोर का रियल फोटो है, नहीं है, बट हां उसके रियल फोटो के साथ मिलता जुलता सबसे करीबी स्केच है कि नहीं है। अब मान लीजिए क्या करता, A से अलग, B से अलग, C से अलग और D से अलग अलग इंट्रोगेट करता, तो प्रॉपर्टियां कुछ कुछ बता पाते। A कुछ प्रॉपर्टी बताता, B कुछ प्रॉपर्टी बताता, D कुछ प्रॉपर्टी बताता। अगर A से प्रॉपर्टी
पूछने के बाद एक स्केच बनाते तो एक स्केच ए द्वारा आ जाता, एक बी की प्रॉपर्टीज से आ जाता, एक सी की प्रॉपर्टीज से आ जाता और एक डी की प्रॉपर्टीज से आ जाता, 4 स्केच और आ जाते। पर वो चोर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को ही डिफाइन करते, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को मैक्सिमम एक्सटेंट पे कौन शो कर रहा है, ये वाला कंबाइंड स्केच। ये कंबाइंड स्केच जो है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो बाकी के स्केच हैं जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं, ये हैं अपने लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को देख के अपन एक कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फिर उन कुछ कुछ स्ट्रक्चरों का ओवरऑल मिक्स्ड रूप अपन खड़ा करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम पे, जो कि एक ऐसा स्केच है जो कि मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को टू मैक्सिमम एक्सटेंट शो करता है। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस हमारे लिए है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज देखकर मॉलिक्यूल की वेरियस स्ट्रक्चर लिखी जाए, किसी एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताई जा सकती हो। किन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा? जिनकी फोटो अपने पास, जैसे सीसीटीवी होता अपने पास, सोचो सीसीटीवी होता और सीसीटीवी में अपन उसका फोटो कैप्चर कर लेते तो फोटो आया था अपने पास, वो फोटो क्या करता, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को 100% शो करता, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आ रही है बात समझो? तो ये है कंसेप्ट ऑफ स्टोरी, एक बार ये नोट डाउन कर लो फिर आगे पढ़ते हैं। वैसी बात यहां पर है बेंजीन के साथ भी। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा और हमें कैसे मालूम पड़ेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना? चलो, तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में क्या मानते हैं अपन? प्लेनरिटी। प्लेनरिटी के लिए क्या देखेंगे? देख लेना, कंसेक्यूटिव एटम्स एटलीस्ट 3, 2 भी हो सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, 2 लगकर स्टार लगा देता हूं, पर कम से कम एटलीस्ट लगातार 3 एटम शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 नहीं हो तो sp2 और sp का मिक्सचर हो, sp3 ना हो। क्यों? क्योंकि जब एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई भी एटम ले लूं कार्बन एटम का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 4 sp3 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे? p ऑर्बिटल होगा क्या? पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या इसके पास? नहीं हो सकते। पाई इलेक्ट्रॉन्स कब हो सकते हैं? जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ताकि अपने पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जैसे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं कार्बन के, 1 2 3 और 4। यहां पर 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। sp बोले तो 2 p ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। तो प्लेनरिटी के लिए हमारे को क्या चाहिए? sp3 एटम नहीं चाहिए। हमारा काम कब बनेगा? जब हमारे पास sp2 एटम होगा या हमारे पास sp एटम होगा, तब p ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। sp2 होता है तो एक अपने पास क्या होता है? एक अपने पास p ऑर्बिटल होता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमारे पास 2 p ऑर्बिटल होते हैं। पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास तो हमारे पास p ऑर्बिटल नहीं होता। p ऑर्बिटल नहीं होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं होगा। तो पहली बात क्या है कि प्लेनरिटी देखने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? लगातार एटम पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 या sp हो। लिखो इस बात को। दूसरी बात जो है वो क्या लिखा था? कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है बेटा, लगातार एटमों पर अवेलेबिलिटी ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव एटम पर अवेलेबिलिटी ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन कहलाता है। 7 कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे कैसे, जैसे X डबली बॉन्डेड Y और Z पर क्या हो, कैटायन हो, वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हो। दूसरी स्थिति पढ़ेंगे X डबली बॉन्डेड Y, Z हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, मतलब हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। थर्ड कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे X डबली बॉन्डेड Y हो, Z पर एनायन हो। फोर्थ पढ़ेंगे X डबली बॉन्डेड Y, Z और Z के पास लोन पेयर हो। फिफ्थ पढ़ेंगे X डबली बॉन्डेड Y, Z डबली बॉन्डेड W, लगातार अल्टरनेट पोजीशन पे 2 पाई बॉन्ड। सिक्स्थ, इसी के साथ एक और लिख सकता हूं X डबली बॉन्डेड Y, Z ट्रिपल बॉन्ड W, लगातार अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होनी चाहिए, डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। 6 क्या होगा अपने लिए, X एनायन और यहां पर ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं होगा, सल्फर हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, ब्रोमीन हो। तो ये एनायन क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा इनके वेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो एनायन के पास वाले एटम के पास क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल। फिर 7th क्या बनेगा, X लोन पेयर वाला एटम हो और पास में अपने पास क्या आ जाए, कैटायन आ जाए, तो लोन पेयर फिर चल देगा इधर। ये 4 तरीके की कॉन्जुगेशन अपन यहां पर पढ़ेंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल एट कंसेक्यूटिव एटम्स। लिख लेना, अवेलेबिलिटी ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल एट कंसेक्यूटिव एटम्स। कंसेक्यूटिव एटम्स में पैरेलल पी ऑर्बिटल क्यों है, अगर इन दोनों को जुड़ना है, इन दोनों को जुड़ना है या इन दोनों को जुड़ना है, तो ये सब म्यूचुअली आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। नोट डाउन करो कॉन्जुगेशन वाली बात को। अब कॉन्जुगेशन किस तरीके से बढ़ेगा आगे, उस पर चर्चा चलेगी। एक एक करके इन सभी के एग्जाम्पल्स को लेकर समझेंगे रेजोनेंस को। जितने भी कॉन्जुगेशन अभी लिखे थे उन सभी में लगातार पी ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले जो अपने पास है कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद कैटायन। कैटायन के साथ कॉन्जुगेशन पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले एलाइल कैटायन CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये पड़ा हुआ है वेकेंट पी ऑर्बिटल और यहां पर अपने पास क्या बन रहा होगा, पाई बॉन्ड बन रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो अपना कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करने के लिए क्या करेगा, ताकत लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी खींचने के लिए ताकत लगाएगा। तो अब देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, ये आपको चीज सिखा रहा हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर तोड़ दो आप, इस कार्बन एटम के फेयर में। वैसे तो ये यहां पर यूं शिफ्ट होगा, एरो अपना मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। अपने पास कर्व्ड एरो क्या दिखाएगा, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाएगा। तो किस तरीके से बनाते हो, जैसे CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर तोड़े तो CH, CH2 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है,